अस्सलाम C56 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 31। आज के लेक्चर में हम जो स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं वो है IS 560 सबसीक्वेंट इवेंट्स। सबसीक्वेंट इवेंट की ऑडिटिंग कैसे करनी है हमने, ठीक है। चूंकि पहले हम अकाउंटिंग सीखते हैं उसके बाद ऑडिटिंग, तो इस स्टैंडर्ड को सीखने से पहले हम कुछ काउंटिंग के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए जरूरी है। और वो काउंटिंग का स्टैंडर्ड है IAS 10 और किसी हद तक IAS 37 प्रोविजंस कंटीजेंसीज। IAS 10 भी इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वो रिलेट करता है ऐसे इवेंट से जो कि हमारे रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अकर होते हैं या आइडेंटिफाई होते हैं। रूल तो ये है कि जिस साल जो आपका रिपोर्टिंग पीरियड है, जिस साल के लिए मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही है, उस साल की सारी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होंगी और उस साल के बाद वाली ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होंगी। सिंपल कंसेप्ट। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो ईयर एंड के बाद अकर होती हैं और उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होना होता है। ऐसी ट्रांजैक्शंस को, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं सबसीक्वेंट इवेंट, नाम से जाहिर है, ठीक। अब ये जो सबसीक्वेंट इवेंट है ये दो तरह के होते हैं। एक वो जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है एट बैलेंस शीट डेट और एक वो जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती एट बैलेंस शीट डेट। कंडीशन एग्जिस्ट करने का मतलब इंटरप्रिटेशन आप यूं समझ सकते हैं कि जिनके अकर होने का चांस हो, अंदाजा हो हमें बैलेंस शीट डेट पे कि ये इवेंट अगर हो सकता है, यानी कुछ रीजनेबल चांसेस हैं। जैसे अगर ये रेंट पे हमने क्रेडिट सेल की हो तो रीजनेबल चांसेस हैं कि बैड डेट्स होंगे, ठीक है। सारे नहीं होंगे लेकिन कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है। अगर ये रेंट पे एंटिटी के खिलाफ कोई केस चल रहा है तो रीजनेबल चांसेस हैं, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है कि वो कंपनी केस हार सकती है, नहीं जीत भी सकती है, लेकिन हारने की कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है। तो जो भी सिचुएशन ये रेंट के बाद होती है, क्या ये रेंट पे उसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी? ये बिल्कुल कर रही होगी, ठीक है। ये वो इवेंट्स हैं, एक दो एग्जांपल्स, जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है। और कुछ इवेंट्स वो होते हैं जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते बैलेंस शीट डेट पे कि ये भी अकर हो सकते हैं। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन कोई रीजनेबल चांस ऑफ अकरेंस नहीं होते, ठीक है। जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई वो जाहिर बता के थोड़े जाते हैं। ये रेंट हमारा फर्ज कीजिए 30 जून है, जुलाई में अगस्त में कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, क्या उसके अकर होने की कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एट बैलेंस शीट डेट? नहीं करते थे। ऐसे इवेंट्स को, या गवर्नमेंट ने कोई सर्टन लॉ पास कर दिया जिसकी वजह से किसी दूसरी कंट्री के साथ अब हमारी ट्रेड वगैरह नहीं हो सकती फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो कुछ लॉज ऐसे गवर्नमेंट के बिल्कुल सडन होते हैं जिनका कोई चांस ही नहीं होता पहले। तो ऐसे इवेंट्स जिनके अकर होने का कोई चांस ना हो ये रेंट पे, मतलब कोई प्रिडिक्शन ना हो उनकी, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर स्टैंडर्ड ने रूल क्या दिया? कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट या कंडीशन नॉट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। जो एडजस्टिंग इवेंट होते हैं यानी जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है बैलेंस शीट डेट पे, उनके बारे में स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर ये इवेंट अगर हुए तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना है। यानी एक लफ्ज मैं बोल रहा हूं कि उस इवेंट को इंक्लूड करना जेनेरिक टर्म है। इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करना है? दो तरीके हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए। कैसे इंक्लूड होना चाहिए? दो तरीके हैं, अमाउंट्स में के डिस्क्लोजर में। अगर तो एडजस्टिंग इवेंट है तो वो अमाउंट्स में इंक्लूड होगा, यानी उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास होगी। एडजस्टिंग एंट्री पास होने की वजह से ही तो इसे एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। यानी अगर ये रेंट के बाद डेटर बैड डेट होता है, हुआ ये रेंट के बाद है, हमारा असूल तो ये है कि ये रेंट के बाद जो इवेंट होते हैं वो अगले साल के हैं। इस साल वाले इवेंट इस साल के हैं, अगले साल के इवेंट तो अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने चाहिए, इस साल के इवेंट इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने चाहिए। लेकिन IAS 10 इसकी एक्सेप्शन है कि अगले साल के इवेंट होंगे, लेकिन अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो आपको प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करने होंगे, यानी उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका ऑडिट होना है। फॉलो कर रहे हैं? ये है एडजस्टिंग इवेंट। और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रीवियस ईयर की, अगर जुलाई अगस्त का सब्सिक्वेंट इवेंट है लेकिन नॉन एडजस्टिंग है, तो उसे आपने क्या करना है? 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना है। लेकिन कैसे? डिस्क्लोजर देखिए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। तो कंक्लूजन ये अभी तक की डिस्कशन का कि इस स्टैंडर्ड में हम उन इवेंट्स की वेरिफिकेशन या ऑडिट नहीं सीखेंगे जो ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं। नहीं, हम अगर ऑडिट कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का, तो हम IAS 560 में इस साल के अगर होने वाले इवेंट्स का ऑडिट नहीं सीखेंगे। किन इवेंट्स का ऑडिट सीखेंगे? इस साल के बाद होने वाले इवेंट्स का, ठीक है, सबसीक्वेंट इवेंट्स का। और उसमें पहली चीज जो आपने पहचाननी होती है और अमूमन एग्जाम में लिखनी होती है वो क्या है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, इस डिसीजन की वेटेज है 10%, यानी 100% अगर क्वेश्चन कोई भी केस स्टडी होगी ना, उसमें 10% सिर्फ मार्क्स इस चीज के होंगे कि ये इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। यानी काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अहम है, काउंटिंग में तो सिखाते हैं, मेरा ख्याल है यही है।
कि देखो ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, फैसला करो। लेकिन ऑडिट में याद रखे, ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, उसमें ये पहला स्टेप तो है, आखिरी नहीं है। ये इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट जो आपके सामने केस स्टडी में रखेगा, पहला स्टेप तो है, आखिरी नहीं है। क्या ये डिसाइड करना कि ये इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। तो ये ज़हन में रखिएगा, ऑडिट में असल मकसद एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग डिसाइड करना नहीं है, फर्स्ट स्टेप है ये। असल मकसद ये नहीं है, असल मकसद ये है कि डिसाइड करना कि ये एंड के बाद भी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ। ऑडिट में सब्सिक्वेंट इवेंट्स की 3 क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अकरेंस, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इवेंट नहीं। अकाउंटिंग के सब्सिक्वेंट इवेंट में और ऑडिट के सब्सिक्वेंट इवेंट में फर्क ध्यान में रखिएगा। अकाउंटिंग का सब्सिक्वेंट इवेंट है, क्लासिफिकेशन देता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इवेंट, भाई एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। ऑडिट में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इतना अहम नहीं है, जितना अहम ये है अगर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ। 3 पॉइंट ऑफ टाइम पे है, होगा ईयर एंड के बाद ही। ईयर एंड के बाद भी जो टाइम होता है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इसलिए अगर आप ये स्टैंडर्ड देखेंगे ना ऑडिट का, ISA 560 3 हिस्सों में डिवाइडेड नजर आएगा। ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बाद 3 हिस्सों में, और वो 3 हिस्से टाइमलाइन की बेस पे डिवाइड किए गए। तो यहाँ पे रुक के पहले हम जरा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। क्या हमें ये पता चल गया सब्सिक्वेंट इवेंट, इस स्टैंडर्ड में हमने सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट की ऑडिटिंग सीखनी है, ठीक है। क्या हमें पता चल गया कि अकाउंटिंग ये कहती है सब्सिक्वेंट इवेंट्स की 2 टाइप्स हैं, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट कौन से? कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, कंडीशन में समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी एग्जिस्टेड, चांस एग्जिस्टेड, ठीक है। और दूसरे कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट, वो कौन से? नॉन एडजस्टिंग। अच्छा, अब इसकी लिस्ट दी गई है, लिस्ट आपके सामने नोट्स में मौजूद भी है, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा। एडजस्टिंग इवेंट की भी एग्जांपल्स हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट की भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कोई एक एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल बता दीजिए, कोई सी एक। सब्सिक्वेंट बैंकरप्सी ऑफ डेटर्स, ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट, शाबाश। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल बता दीजिए। इशू ऑफ गारंटीज एंड कमिटमेंट्स, ठीक है, या वो नेशनलाइजेशन बाय गवर्नमेंट एसेट्स को नेशनलाइज कर लेते, अपने कब्जे में कर लेते, ठीक। ये लिस्ट मौजूद है, इसको आपने पढ़ लेना है, ये आपने ये स्टैंड में पढ़ी होगी पहले, ठीक है। जाके मैच कर लीजिएगा, पुराने वाले नोट्स होंगे, अगर उसमें कोई एग्जांपल बल्कि रह भी गई हुई ना आपके पुराने ऐड कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा अहम असूल, एग्जांपल्स हैं, अगर केस में ये एग्जांपल्स आपको दे और कुछ ना बोले तो आपने ये समझ लीजिए रटा लगाया होगा, इसकी बेस पे फैसला करना है एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन याद रखिए रूल, मुझे बताइए भैया प्यारे भाई, रूल ज्यादा अहम है कि एग्जांपल्स? रूल के साथ एग्जांपल्स भी होती हैं समझने के लिए, हर रूल के साथ, लेकिन ज्यादा अहम क्या है? रूल। अगर तो एग्जाम में उसने कुछ भी नहीं बताया तो आपने इन्हीं एग्जांपल्स के मुताबिक डिसीजन करना है। लेकिन सम टाइम एग्जाम में आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो फिर आपने फैसला एग्जांपल की बेस में नहीं, रूल की बेस पे करना है। रूल क्या है कि एडजस्टिंग इवेंट वो है फॉर विच कंडीशन एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट। एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल उसने कह दिया ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया जी आपका, ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया क्लाइंट का। एडजस्टिंग इवेंट के नॉन एडजस्टिंग इवेंट कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम एग्जांपल की बेस पर एडजस्टिंग इवेंट। और अगर कहे आपका डेटर ऐसा था, ईयर एंड के बाद उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से फैक्ट्री जल गई, उसकी, हमारी नहीं, उसकी, इस वजह से डेटर बैंकरप्ट हुआ, बैंकरप्ट अब भी हो गया, लेकिन अब किस वजह से हुआ वो? क्या अब की बार उसकी बैंकरप्सी ईयर एंड पे प्रेडिक्ट की जा सकती थी? अमूमी तौर पे कोई बैंकरप्ट होता है ना तो उसके हालात ऐसा नहीं होता रात को जुआ खेला हार गया सुबह बैंकरप्ट हो गया, बिजनेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता पुअर होती जाती है, पहले से अंदाजा लग जाता है कि ये पार्टी अब जो है ना डाउन जा रही है। लेकिन इस सिचुएशन में तो इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है कि ये एडजस्टिंग इवेंट होता है, बैंकरप्सी ऑफ डेटर। लेकिन इस केस में डेटर अचानक ही किसी ऐसी रीजन की वजह से बैंकरप्ट हो गया जो कि पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं थे। अब क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होगा कि नॉन एडजस्टिंग? अब की बार नॉन एडजस्टिंग, हालांकि बैंकरप्सी ऑफ डेटर ही है, तो एग्जांपल्स की बेस पे डिसीजन करेंगे। लेकिन अहम रूल है, अगर उसने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी इवेंट के बारे में तो फिर आपने रूल की बेस पे फैसला करना है। एक और चीज, ईयर एंड के बाद नेचुरल डिजास्टर होना हमारे क्लाइंट का जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, एडजस्टिंग इवेंट के नॉन एडजस्टिंग इवेंट? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो फिर फैसला रूल की बेस पे होगा, एग्जांपल की बेस पे नहीं होगा। अगर साइलेंट है तो फैसला एग्जांपल की बेस पे होगा, लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है रूल की बेस पे। फॉर एग्जांपल वो कहता है ईयर एंड के बाद नेचुरल डिजास्टर, और अब आपकी कंपनी जो है वो डूब गई, जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। अब ये आपने शायद सुना होगा कि गोइंग कंसर्न अगर नॉट एप्रोप्रिएट हो जाए ये हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होता है। हालांकि नॉर्मली आग लगने से 2-4 एसेट जलते ना, हमारे एक आधी फैक्ट्री जल जाती, 4-5 फैक्ट्री से एक आधी फैक्ट्री जल जाती, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। आग लगने से 1-2 एसेट जल जाए, ठीक है, या चाहे बड़ा प्रोजेक्ट, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन और भी प्रोजेक्ट है, जल जाए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ऐसा ही है ना।
लेकिन अगर उससे कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो बैंकरप्सी क्या है, ये कंपनी हमारे क्लाइंट गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट हो जाए तो ये क्या होगा, एडजस्टिंग। समझ रहे हैं? एग्जांपल याद करनी है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जांपल की बेस पर डिसीजन होगा, लेकिन अगर उसने केस स्टडी के अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी तो फिर फैसला रूल की बेस पे होगा, और रूल क्या है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का कंडीशन एग्जिस्ट। यहां तक क्लियर है? चले, ये तो था काउंटिंग का, समझ लीजिए क्विक सी रिवीजन हो रही थी हमारी, बेसिक जितनी क्वाड्रेंट में रिक्वायर्ड है उतनी, पूरा स्टैंड थोड़ी आपको पढ़ाया। अब आते हैं वापस कि सब्सीक्वेंट इवेंट्स का हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट है, ये हमें पता चल गया, या तो एडजस्टमेंट होगी या डिस्क्लोजर होगा। एज ऑडिटर हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, हमने ये इंश्योर करना है कि सब्सीक्वेंट इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एप्रोप्रिएटली इंक्लूडेड हो। एप्रोप्रिएटली इंक्लूडेड का मतलब क्या है, अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो उन्हें एडजस्ट किया जाए, और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है डिस्क्लोज किया जाए। एक जनरल रिक्वायरमेंट पूरे स्टैंडर्ड में जो है वो आप ज़हन में रखिएगा कि जब कभी आपने मुझे बताना है कि बात हमने किस स्टैंडर्ड में पढ़ी है, कि जब कभी कोई सब्सीक्वेंट इवेंट अगर हो ना, चाहे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हो, अगर सब्सीक्वेंट इवेंट है तो ऑडिटर फाइनेंस, और एज्यूम कर रहे हैं हम कि सारे इवेंट्स सिग्निफिकेंट ही है, जाहिर है छोटे मोटे इवेंट्स को तो हम इग्नोर करते हैं ना, जितने भी सब्सीक्वेंट इवेंट्स होंगे उन केस में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होगा। ये एक रिक्वायरमेंट है, आपने मुझे बताना ये क्या ये बात सही है कि जब भी कोई सब्सीक्वेंट इवेंट होगा ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा। सही है? किस स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने? 706 में एम्फेसिस मैटर के एग्जांपल में अगर आप देखें वहां पे सब्सीक्वेंट इवेंट के एग्जांपल मौजूद है। तो इसलिए एक चीज तो कंफर्म, यानी एग्जाम में आपने एक तो सब्सीक्वेंट इवेंट में ये लिखना होता है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और दूसरा जब वो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे तो एक तो आंखें बंद करके लिख दे आप क्या, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अगर सही रिकॉर्ड किया गया इंक्लूड किया एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्लियर? अच्छा, अब जरा सुनिएगा, हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सीक्वेंट इवेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सीक्वेंट इवेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं सब्सीक्वेंट। अब मैं ये डिस्कशन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की नहीं करूंगा, अब एज ऑडिटर मेरे लिए दोनों, अब जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो दोनों तरह के इवेंट्स पे अप्लाई होते हैं, इसलिए मैं वर्ड सब्सीक्वेंट इवेंट यूज करूंगा। आपको इतराज तो नहीं है? क्योंकि जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है वो एडजस्टिंग इवेंट्स को भी आइडेंटिफाई करने की है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट को भी। तो मैं ये थोड़ी करूंगा कि इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू परफॉर्म प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा? टू आइडेंटिफाई सब्सीक्वेंट इवेंट्स। ठीक, तो रिस्पांसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी का, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब्सीक्वेंट इवेंट्स को 3 हिस्सों में 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके सामने मैं टाइमलाइन बना रहा हूं। फर्ज कीजिए ये जो दरमियान में बोर्ड की लाइन है ना, इसका फायदा उठाते हैं। ये है हमारा ईयर एंड, ईयर एंड, ईयर एंड। ये क्या रखे आसानी के लिए, इसको 31 दिसंबर 2024 कर लेते हैं। कोई इतराज तो नहीं आपको? या चलिए थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। कैसे? ईयर एंड 31 दिसंबर की बजाय आप रख लीजिए ईयर एंड 31 अगस्त। अगस्त में 30 होते हैं, 31 होते हैं, 31 होते हैं। देखा हो गया ना मुश्किल? 31 सिर्फ ईयर एंड चेंज करने से कभी कभार आई क्या ऐसे करता है किसी क्वेश्चन में, ईयर एंड ऑकवर्ड सा रख लेता है 28 फरवरी। ये है हमारा ईयर एंड। ये क्या है? ईयर एंड। इससे पहले की ट्रांजैक्शन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड होंगी, वो नॉर्मल ऑडिट है, वो IAS 560 के स्कोप में नहीं है। इस स्टैंडर्ड के स्कोप में कौन सी वाली ट्रांजैक्शन है? ईयर एंड के बाद वाली। क्या इस पीरियड की कुछ ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड होंगे? एडजस्टिंग भी, नॉन एडजस्टिंग। अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? देखिए पूरे स्टैंडर्ड में फोकस आपने ईयर एंड के बाद रखना है। अकाउंटिंग ये कहती है, अब मैं इसलिए अकाउंटिंग में पढ़ी है तो कहीं इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी दोनों में फर्क होता है ना। तो किसकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंडेड ज्यादा होती है? अमूमी तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से किसकी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होती है? मैनेजमेंट की। तो जो IAS 10 है वो ये कहता है कि मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है बैलेंस सब्सीक्वेंट इवेंट के हवाले से, बैलेंस शीट डेट से लेके कब तक? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। काउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है नहीं, काउंटिंग में तो ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र ही नहीं होता। उसमें क्या होता है? डेट ऑफ इशुएंस तक, या वो लफ्ज बोलते हैं ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस तक स्टेप्स होते हैं ना। ईयर एंड के बाद क्या 31 दिसंबर अगर ईयर एंड है उसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं? नहीं, कुछ टाइम लगता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर अप्रूव होती हैं,
डायरेक्टर्स। अच्छा, डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना लेते हैं ना अप्रूव करके, याद रखिए एक होता है अप्रूव किया ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने के लिए, और फिर उसके बाद ऑडिटर प्रैक्टिकली क्या होता है, पहले ईयर एंड के बाद डायरेक्टर्स ने चंद दिन लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की, क्लोजिंग स्टॉक की, कंसोलिडेशन की, और भी जो भी एडजस्टमेंट करनी थी कर आके अप्रूव की। किस लिए? इशू करने के लिए नहीं, जनरल पब्लिक को इशू करने के लिए नहीं, ऑडिटर को देने के लिए। ले भैया ऑडिटर उसको फिर चेक करता है और 1.5-2 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देता है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद फिर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ प्रिंटिंग वगैरह होती है और फिर उन्हें अप्रूव किया जाता है। किस लिए? इशुएंस के लिए। आपने कमदिला में पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस ऑफ एजीएम के साथ फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलोंग विद ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट मेंबर्स को सेंड किया जाता है। कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करती है और एससीसीपी स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रार को भी एक कॉपी सेंड करती है। याद है वो जो एजीएम से 21 दिन पहले वो नोटिस भेजा जाता है ना, एजीएम के नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश, वो है इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑथराइजेशन फॉर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल जो है ना, डायरेक्टर्स की अप्रूवल वो समझ लीजिए 2 लेवल पे है। ये अहम कंसेप्ट। एक पहले अप्रूवल होती है डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने के लिए, और एक ऑडिट रिपोर्ट के बाद, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एजीएम के नोटिस के साथ इशू किया जाता है। ऑडिट में हमारे लिए जो ज्यादा अहम डेट है वो इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली है। ठीक है, यानी पहले ईयर एंड हुआ, ईयर एंड के बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये कौन सी वाली डेट है, डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एजीएम से पहले 21 दिन पहले जो नोटिस भेजते हैं। ये बात समझ आई? ये वो वाली डेट नहीं है जब डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं ऑडिटर को देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं 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 नहीं, उसकी भी अप्रूवल चाहिए होती है। एक अप्रूवल वो होती है, वो अप्रूवल फॉर इशुएंस नहीं होती। आपको याद होगा आईएएस 700 में पढ़ा था कि ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन करना है इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ, इंक्लूडिंग ये कि इस डेट तक सब्सिक्वेंट इवेंट्स इंक्लूड कर दिए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर को चाहिए वो कौन सी वाली है? वो इशुएंस वाली नहीं है। वे समझ रहे हैं? और एक और भी अप्रूवल होती है, वो मेंबर्स देते हैं एजीएम में। ठीक है, याद है ऑर्डिनरी बिजनेस कंपनी लॉ अगर आपने पढ़ा है, वो भी रेलिवेंट है हमारे लिए एज ऑडिटर। हमारे लिए यहां से अप्रूवल से क्या मुराद है, या डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? वो अप्रूवल जो डायरेक्टर्स ने देनी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू करने के लिए। तो जब ये एंड हो गया, अब ये गौर से समझिएगा, जिसने ये टाइमलाइन समझ ली उसने स्टैंडर्ड समझ लिया। मेरा बस चले तो आधा लेक्चर मैं इस टाइमलाइन पे लगाऊं। ठीक है, इसके बाद की चीजें तो रिपीट हो रही हैं, कॉमन सेंस की है। ये ईयर एंड है, ये हमें पता चल गया सब्सिक्वेंट इंक्लूड करना है, बिल्कुल ठीक है, ईयर एंड कहते सर। इसके बाद ऑडिटर आएगा, ऑडिटर के पास आपको लगभग कोई 3 महीने होते हैं, वो 120 डेज लॉ ने दिए हुए हैं, उसमें 21 दिन का मार्जिन रखना होता है, 21 दिन पहले नोटिस देना होता है, तो प्रैक्टिकली 3 महीने 1 हफ्ता। तो अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 28 दिसंबर तक 120 दिन बनते हैं लॉ के मुताबिक। याद है 120 दिन वाली बात? तब एजीएम कंडक्ट करवानी है। इसका मतलब यह हुआ, हमें फर्ज कीजिए 7 तारीख रख लेते हैं कि 7 दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 दिसंबर तक कंप्लीट करनी है। हमने फर्ज किया कि ईयर एंड है और ये 7 दिसंबर 2024 को ये था ईयर एंड, और ये कर दिया ऑडिट रिपोर्ट, सॉरी ये इसको करते हैं 4 दिसंबर, 2-3 दिन पहले रिपोर्ट दे देते हैं। ये है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इस 4 दिसंबर, नजर आ रहा है, छोटा सा नजर आ रहा है आपको? इस 4 दिसंबर को क्या ऑडिटर ने अपने सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए होंगे? सोच के बताना है, प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए होंगे, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया होगा। क्या इस एविडेंस में अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल है बाय डायरेक्टर? क्योंकि जब तक डायरेक्टर अप्रूव नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हम तो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करते। हम कहते हैं हमें क्या, बाद में आप कहें मुकर जाए सर ये तो असल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं थी, असल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दूसरी थी। तो जब क्लाइंट हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है, मुझे कहता है ना भैया साइन कर दे, बाद में मुकरना चाहिए ना, सीनियर के साथ मसला निकले इसमें, और क्लाइंट बाद में मुकर जाता होता है। हमारे 1-2 क्लाइंट मुकर गए सर, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं होता क्या। वो दूसरी इन्फॉर्मेशन, सर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है, ओहो सर वो गलती हो गई थी, ये 2 एम्प्लॉइज रह गए थे, ये रिवाइज लिस्ट ले ले क्लाइंट ले। फिर हम कहते हैं भाई साइन करके दो ताकि ध्यान से हमें। तो मैनेजमेंट साइन करके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर को देगी ना, वो भी अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन वो फॉर इश्यूएंस पर्पस नहीं है, वो ऑडिट पर्पस है। फिर जब ऑडिट रिपोर्ट 4 दिसंबर को साइन हो गई, हम ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको?
मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट उसकी प्रिंटिंग पब्लिशिंग वगैरह करवा देती है। प्रिंटिंग वगैरह कर ली, प्रिंटिंग कर ली, उसके 2-3 दिन के बाद एजीएम के नोटिस के साथ इसको इशू कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। ये वाली जो डेट होती है ये कहलाती है इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फर्ज कीजिए, थोड़ा सा मैं इसको दूर कर देता हूं ताकि डिफरेंशिएशन रहे। ये 7 दिसंबर 2024 ये है डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कोई डेट नहीं, मेरी बात समझ आई? 3 डेट्स हैं, ईयर एंड, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अकाउंटिंग क्या कहती है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईयर एंड से लेके इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक के सब्सिक्वेंट इवेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना है। ये ज़हन में रखिएगा। इसको हम क्या करते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। सब्सिक्वेंट इवेंट्स का कट ऑफ पीरियड क्या है? कट ऑफ लाइन के सब्सिक्वेंट इवेंट्स की इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑथराइजेशन फॉर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सेम ही इस तक। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सब्सिक्वेंट इवेंट पॉइंट ए से पॉइंट सी तक देखने हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? ऑडिटर की जिम्मेदारी कब तक है भला? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं ऑडिटर की जो एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है, यानी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। ऑडिटर ने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, इंश्योर करना है कि वो इंक्लूडेड हो एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कब से कब तक? कब से कब तक ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी सब्सिक्वेंट इवेंट की कब से कब तक है? ईयर एंड से लेके कब तक? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी कब से कब तक है? ईयर एंड से लेके इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। किसकी रिस्पांसिबिलिटी पहले खत्म हो रही है? ऑडिटर की, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के 2-4 दिन के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होती है। ये ध्यान में रखिएगा, बाजू का टाइम ज्यादा भी हो सकता है, अमूमी तौर पे इतना। फर्क समझ आ गया? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम राइज होती है। क्या प्रॉब्लम राइज होती है? इस रिस्पांसिबिलिटी में डिफरेंस की वजह से IAS 10 में जो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है और ISA 560 में जो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है, इनमें फर्क है। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी कहां से कहां तक? पॉइंट ए से बी तक। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट इंक्लूड करना कहां से कहां तक है? ए से सी तक। मसला क्या आपको नजर आ रहा होगा? क्या अगर पॉइंट बी और सी के दरमियान में सब्सिक्वेंट इवेंट अगर होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आना चाहिए, लेकिन ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में वो नहीं है, एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी में नहीं है। ठीक है। अभी एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का मैंने लफ्ज बोला या एक्टिव रिव्यू का लफ्ज बोला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सुन ले, याद रखिएगा। अब ये जो अगली बात मैं आपको बताने लगा हूं ना, आपने ध्यान से सुनना है। इसमें एक लफ्ज का फर्क है जिससे कंसेप्ट बदल जाता है। ध्यान से सुनेगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर करना है। अगर आंसर कर दिया तो समझ जाऊंगा 560 फिट हो गया आपके ज़हन में, वरना नहीं समझ आया। गौर से सुनिएगा। पॉइंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं ऑडिटर ने सब्सिक्वेंट इवेंट्स ढूंढने हैं खुद से। ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स को अपने एक्टिव प्रोसीजर परफॉर्म करके, इंक्वायरी करके, इंस्पेक्शन करके, स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढना है। खुद भागदौड़ करनी है। क्या करना है? खुद भागदौड़ करनी है, पॉइंट ए से लेके कहां तक? पॉइंट बी तक। इसे कहते हैं एक्टिव रिव्यू या एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है ऑडिटर की। ठीक है जी, ओके। तो ए से बी में जो इवेंट्स अकर होते हैं वो आइडेंटिफाई करना किसकी जिम्मेदारी है? बी और सी के दरमियान। अच्छा, जब ऑडिटर रिपोर्ट साइन कर देता है ना, अपने घर चला जाता है, ऑफिस चला जाता है, दूसरे कामों में मसरूफ हो जाता है। बी और सी के दरमियान में जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकर होते हैं, पहला सवाल, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होने चाहिए? शाबाश, क्या ये बात सही? दूसरा सवाल, क्या ऑडिटर को खुद से इस स्टेज पे बी और सी पे खुद से एक्टिव प्रोसीजर परफॉर्म करके इन इवेंट्स को ढूंढना चाहिए? नहीं, इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर क्या होता है? ऑडिटर कहता है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी 4 दिसंबर को ऑडिटर कहेगा ये भैया रिपोर्ट लो, अपने पास रखो, मैं जा रहा हूं ऑफिस। अब सब्सिक्वेंट इवेंट जो 7 तारीख तक होंगे ना, वो मेरी जिम्मेदारी तो कोई नहीं है। अगर कोई हुआ तो मुझे बता देना, अगर कोई हुआ तो मुझे बता देना। अगर मुझे बता दोगे या मुझे पता चल गया, अगर मुझे बता दोगे या मुझे पता, मैं ढूंढूंगा नहीं, लेकिन अगर मुझे पता चल गया तो फिर मैं एक्शन लूंगा, वरना नहीं। ये बात समझ आ रहे हैं? ढूंढूंगा नहीं, ए और बी के दरमियान में तो ढूंढूंगा एक्टिवली। बी और सी के दरमियान में क्या कह रहे हैं? ढूंढूंगा नहीं, लेकिन पता चल गया तो फिर एक्शन लूंगा। इसको कहते हैं पैसिव रिव्यू, पैसिव रिस्पांसिबिलिटी। इस याद रखिएगा अहम चीज, बी और सी के दरमियान में सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करना ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एज पर अकाउंटिंग इंक्लूड होने चाहिए। इसीलिए ऑडिटर एक्टिव प्रोसीजर तो परफॉर्म नहीं करेगा इनको ढूंढने के लिए,
वो बस स्टेज पे करेगा, बी और सी में नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे कोई सब्सिक्वेंट इवेंट पता चल जाता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई, अगर कोई सामने आ जाए। ये समझ रहे हैं? यानी यूं समझ लीजिए ये कंटीजेंट, ये एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्फाज स्टैंडर्ड में यूज नहीं हुए, खुद से बता रहा हूं। ए और बी में सब्सिक्वेंट इवेंट को ढूंढने और एडजस्ट कर अकाउंट फाइल करवाने, इंक्लूड करवाने। बी और सी के दरमियान में कंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी इफ ऑडिटर को पता चले तो एक्शन लेगा, वरना नहीं लेगा। ठीक, मैं ये बात समझ आई। और पॉइंट सी के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर होता है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं है, शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड ही नहीं होगा। लेकिन यहां पे दो अजीबोगरीब चीजें सुन लें। ये चीजें अगर आपने समझ ली, स्टैंडर्ड क्लियर है, फिर तो आप खुद भी रीडिंग करेंगे, समझ जाएंगे। दो चीजें तैयार है। पहली चीज, बेसिक कंसेप्ट जो हम लेके चल रहे हैं वो ये, ए और बी के दरमियान सब्सिक्वेंट इवेंट है, ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा, जिम्मेदारी है, एक्टिव जिम्मेदारी। बी और सी के दरमियान में जो इवेंट्स अकर होते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने आइडेंटिफाई, लेकिन अगर उसे पता चल गया, एक्टिवेट हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पता चल गया। एग्रीड? और पॉइंट सी के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर होता है तो वो 7 दिसंबर के बाद 10-12 दिसंबर को कोई इवेंट अकर होता है, अकर का मतलब वकूआ उस वक्त होता, वकूआ 7 के बाद होता है, क्या सब्सिक्वेंट इवेंट है? नहीं है। पहला सवाल क्या हो, अगर कोई इवेंट अकर पहले हुआ है, 7 दिसंबर से पहले हुआ है, लेकिन उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं हो सका, आइडेंटिफाई बाद में हुआ, बताएं क्या वो सब्सिक्वेंट इवेंट है? इवेंट अकर पहले हुआ है, आइडेंटिफाई बाद में हुआ है, सब्सिक्वेंट इवेंट है भाई? आप तो कह रहे थे पॉइंट सी के बाद जो इवेंट अकर हुआ वो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। अकर हुआ जो, वो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। ये अकर पहले हो चुका था, आइडेंटिफाई बाद में हुआ है। बात समझ रहे हैं? ये सब्सिक्वेंट इवेंट होगा। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ISA 560 के 3 हिस्से हैं, पहला हिस्सा पॉइंट ए से बी के दरमियान में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसने क्या करना है, ये समझ में आता है, होना चाहिए। दूसरा हिस्सा 560 का है बी और सी के दरमियान में, ऑडिट रिपोर्ट के बाद, चाहे तो पढ़ लें आप, टाइटल एलिमेंट्स पढ़ लें, कंटेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बी और सी के दरमियान में जो इवेंट्स अकर होते हैं ये भी होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है। सी के बाद वाला हिस्सा, ये हिस्सा 560 में क्यों डिस्कस हुआ है, क्यों हुआ? ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट की कट ऑफ डेट से बाहर है। इसका जवाब क्या है कि ये वो वाले सब्सिक्वेंट इवेंट डिस्कस होते हैं यहां पे जो अकर पहले हो चुके हैं, आइडेंटिफाई बाद में। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये स्टैंडर्ड क्या है? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा जरा ऊंची सारी बोले पढ़े, देखे क्या लिखा है हेडिंग, पहला हिस्सा ये ए से बी तक, इसको क्या बोलता है, नाम देता है इवेंट्स अकरिंग, बोले क्या लिखा हुआ है, इवेंट्स अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ए और बी। दूसरा हिस्सा इस स्टैंडर्ड का वो क्या बोलता है, दूसरे हिस्से का क्या है भाई, टाइटल है दूसरे हिस्से लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, लिखा हुआ है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और फिर आगे क्या लिखा है, बट बिफोर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड को इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीसरा हिस्सा क्या है, फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड। भाई ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट की कट ऑफ से बाहर है, ये क्यों डिस्कस हुआ है, अगर पहले हुआ है। ठीक है, क्लियर ये। और एक चीज और आपको बता दूं, टिप है ये आपके लिए एग्जाम, अगर एग्जाम में कह देना कि मैनेजमेंट ने फैसला किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद किसी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा इशू किया जाएगा, तो आपने उसके मैनेजमेंट के इस फैसले को चैलेंज नहीं करना कि दोबारा इशू नहीं कर सकते आप। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा इशू कर सकती है, ये जहन में रखिएगा। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता वरना कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन असूल जहन में रखिएगा मैनेजमेंट का राइट है। मैनेजमेंट एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकती है तो मैनेजमेंट दोबारा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकती है। ठीक है, कहीं पे आगे पीछे दाएं बाएं ये असूल लिख ले, मैनेजमेंट इफ मैनेजमेंट विशेस इट कैन रीइश्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई टेक्निकल मसला तो नहीं, एग्री करते हैं ना, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीइश्यू कर सकती है। अब आ जाए, बहुत आसान, हालांकि आपको लग रहा होगा सॉरी तो थोड़े सी लाइन लिख करवाई आपने, अभी सारा बोर्ड भरा हुआ है, लेफ्ट करवाना है आपने, लेकिन मुझे अंदाजा काम सारा हो चुका है, बाकी सारा कॉमन सेंस है। हाँ, एक पॉइंट टेक्निकल आएगा इसमें, 2 पॉइंट आएंगे टेक्निकल बेसिकली, सिर्फ वो समझाने हैं, बाकी 80% क्लियर है। अब सुन लें, हमारा अब लेक्चर जाएगा 3 हिस्सों में। पहले हिस्सों में ए और बी के दरमियान में ऑडिटर ने क्या करना है ये सीखेंगे, फिर बी और सी के दरमियान में, और फिर सी के बाद। एग्जाम में सबसे अहम चीज आपके लिए ये नहीं होने वाली कि सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, ये नहीं होगी। ये 10 में से 1 नंबर का सवाल है। 10 में से 9 नंबर का सवाल किस पे डिपेंड करता है, टाइमलाइन के ऊपर।
कि ये इवेंट पहचानना है। अब खुद सोचें, स्टैंडर्ड के 3 हिस्से है ना। अब वो उसने कहा हो कि भैया ऑडिट रिपोर्ट से पहले इवेंट हुआ है और आप प्रोसीजर बता दें रिपोर्ट के बाद वाले। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट ऑडिट में ना ओवर रेट करते हैं इस कंसेप्ट को कि ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। रेलिवेंट जरूर है 1 नंबर के लिए, 9 नंबर के लिए क्या रेलिवेंट है कि ये फैसला करना किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इवेंट करूंगा। ए और बी के दरमियान में क्या करना है। स्टेप नंबर 1 क्या करना। अब ये देखिए हमने इसी तरह इसको क्लासिफाई किया 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा क्या है, इवेंट्स अकरिंग टिल ऑडिट रिपोर्ट, ये वो स्टैंडर्ड के पहले हिस्से की समरी है। दूसरा हिस्सा कौन सा है, इवेंट्स आइडेंटिफाइड आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, लिखा नहीं पर अंडरस्टूड है क्या, बिफोर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दूसरे हिस्से की समरी है। तीसरा हिस्सा क्या है, इवेंट्स आइडेंटिफाइड आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट, और इसमें लिखा नहीं अंडरस्टूड बल्कि है ये आइडेंटिफाइड, अकर के बारे में लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है क्या, अकर पहले हुआ था। ये समझ आ गए। चलिए अब सुने, इस वक्त हम खड़े हैं कहां पे, ये एंड के बाद, अभी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी। स्टैंडर्ड कहता है आपकी रिस्पांसिबिलिटी है एक्टिव रिव्यू। हमने कहा एक्टिव रिव्यू, एक्टिव प्रोसीजर, एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी से एक्टिव से क्या मुराद है, उसने कहा खुद भागदौड़ करके, खुद प्रोसीजर परफॉर्म करके सब्सिक्वेंट इवेंट्स ढूंढो, खुद ढूंढो, मैनेजमेंट पे ना रहो, खुद ढूंढो, मैनेजमेंट में ना रहो। हमने कहा खुद हम सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे ढूंढ सकते हैं, उसने कहा कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। पहले क्या करो, ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा सब्सिक्वेंट, कौन से प्रोसीजर, स्टेप नंबर 1 मैनेजमेंट के प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो कि मैनेजमेंट कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करती है। ये आपको पता है, जनरल पॉइंट ऑफ रिलेटेड पार्टी में भी 2 थे। मैनेजमेंट का प्रोसेस देखो, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है रिलेटेड पार्टीज को, और देखो उस प्रोसेस के कंट्रोल्स स्ट्रांग है कि नहीं, याद है। उसी तरह ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट में भी आइडेंटिफाई करने के लिए पहले मैनेजमेंट का प्रोसेस देखो, ये मिलते जुलते होंगे प्रोसीजर रिलेटेड पार्टी से। फिर और क्या, इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से। क्या इंक्वायरी करो, रिलेटेड पार्टी वाले केस में मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरी होती थी, कौन कौन से रिलेटेड पार्टी है भैया खुद बताओ, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताओ, ट्रांजैक्शन बताओ, कुछ ना कुछ तो खुद से बता देंगे, कुछ ना कुछ खुद से बता दोगे, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट में क्या इंक्वायरीज होंगी मैनेजमेंट से, बताइए, और 2 चाबी गवर्नर से। क्या कोई सिग्निफिकेंट डेटर बैंकरप्ट हुआ, क्या कोई नेचुरल डिजास्टर आया, आपके किसी मुस्लिम मुल्कों में काम करते हैं आप, किसी मुल्क में आया हो नेचुरल, पाकिस्तान में आया होगा वो तो हमें पता होगा, ठीक। यानी जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं एक एक करके मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, सर ये तो नहीं मसला हुआ, ये तो मसला नहीं हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट का प्रोसेस देखा, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने का क्या, इंक्वायरी की, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड की है, कौन सी मीटिंग के मिनट्स, शेयर होल्डर की, डायरेक्टर्स की, किस टाइम पे जो हुई है, ईयर एंड के बाद, ये कौन सी वाली मीटिंग के मिनट्स, ईयर एंड, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं ईयर एंड से पहले वाली मीटिंग में तो होने से रहे, ऐसे मिनट्स, क्या मिनट्स रीड करने से इंफॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल। अगर कभी हो सके तो डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स मौका मिले तो रीड किया करें, बड़ी काम की चीजें, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सीखने को बहुत कुछ मिलता है उसमें। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंफॉर्मेशन भी आइडेंटिफाई हो जाती है जो मुमकिन तौर पे आइटर से हो सकता है छुपाई गई हो। वैसे अगर इंफॉर्मेशन छुपाई होगी ना तो मिनट्स भी छुपा लेंगे, वो भी नहीं देंगे, लेकिन अगर मौका मिले रीड कीजिएगा, काम की बातें होती हैं उसमें। बहरहाल फिर इसके बाद रीडिंग सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिस्टेड कंपनी के लिए आपको पता है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो हो सकता है इसमें जब तक हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी है ना तब तक 3 महीने पूरे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड की इंटरिम फाइनेंशियल बन चुकी हो, तो उसमें तो सारे सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं, वो पढ़ लेंगे। मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन से याद है रिलेटेड पार्टी के हवाले से मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, ये मुझे पता है। कौन से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं बताइए, बता सकता है कोई स्टूडेंट? हाँ, आइडेंटिफाई डिस्क्लोज टू ऑडिटर भी और इन फाइनेंशियल, शाबाश। तो उसी तरह सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी आइडेंटिफाई कर दिए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिए, ये रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। प्रोसीजर में प्रॉब्लम कोई नहीं, मुश्किल प्रोसीजर कोई भी नहीं है, ये क्लियर। ये आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ कब परफॉर्म करने हैं, ऑडिट रिपोर्ट से पहले वाली स्टेज पे। ऑडिट रिपोर्ट के बाद ये प्रोसीजर ना आपको इस हिस्से में नजर आएंगे ना इस हिस्से में नजर आएंगे, ढूंढ ले क्यों नहीं नजर आएंगे, एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी यहीं तक है। अगर तो आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नजर ना आए तो जिम्मेदारी खत्म। लेकिन अगर याद रखिएगा केस स्टडी में आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिल गया तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी में मजीद इजाफा हो गया। क्या इजाफा हो गया? अगर ये भाई ये सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये करने के बाद या तो सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होगा या नहीं होगा, नहीं होगा बात यही खत्म। अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट कोई सा भी आइडेंटिफाई हो गया जो लिस्ट दी हुई है आपको, तो क्या करना होगा आपने? उस सब्सिक्वेंट इवेंट की वेरिफिकेशन के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी लिखने होंगे, जैसे की ऑडिट मैटर में लिखते थे, जैसे रिस्क असेसमेंट के चैप्टर में लिखते थे। याद है भाई? ये समझ आ रहे हैं ना स्पेसिफिक। जैसे बैंक्रप्सी ऑफ डेटर का केस सामने आ गया, केस तो केस स्टडी के अंदर आपने क्या करना है फिर
तो उस बैंक्रप्सी ऑफ डेटर के लिटिगेशन के स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लिखने होंगे। ये बात समझ आ रही है? ये हो गया हमारा एक्टिव रिव्यू क्लियर। डन। एक्टिव रिव्यू किया, जो सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आए उनको वेरीफाई करके इंश्योर कर लिया हमने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड हो। अगर मैनेजमेंट, ये अब आपका 705 का क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? अगर मैनेजमेंट में इंक्लूड कर दिया, ठीक ठीक, अनमोडिफाइड ओपिनियन विद एम्फसिस ऑफ मैटर, हाँ जी, सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से। और अगर इंक्लूड नहीं किए तो मिस स्टेटमेंट होगी, इफेक्ट मटेरियल क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। क्लियर है जी? आगे चलते हैं, नेक्स्ट फेज पे चले। नेक्स्ट फेज है कौन सा, पहले ये बताएं। रिपोर्ट साइन हो चुकी है, अभी शेयर होल्डर थर्ड पार्टी को इशू नहीं हुई। रिपोर्ट साइन हो चुकी है, जनरल पब्लिक को इशू नहीं। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट साइन होने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट जनरल पब्लिक को इशू होने में 3-4 दिन का टाइम होता है। वो मैनेजमेंट ने उसको इकट्ठा करना है, दोनों को डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी है, बाइंडिंग करनी है, फिर प्रिंटिंग प्रेस भिजवाना है, वहां से प्रिंट होके आएंगे, फिर उसके बाद सेंड करने हैं कि कॉपी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह 3 कॉपी होती थी शायद, या जितनी भी है, और वेबसाइट पे। तो ये कुछ टाइम होता है। ये अब उस टाइम की बात करते हैं। ये टाइम है कम, यानी 4-5 दिन का होता है, ज्यादा मतलब, लेकिन है जरूर। इसमें अगर कोई इवेंट सामने आ जाए, सब्सिक्वेंट इवेंट, तो क्या करना है? यहां पे पहली चीज मुझे बताएं, ये वाले प्रोसीजर क्यों नहीं? क्योंकि ऑडिटर की एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर ने रिपोर्ट साइन करके खुद घर बैठा है। अगर उसे पता चल जाए किसी सोर्स से, मैनेजमेंट से या किसी थर्ड सोर्स से भी, कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो गया है, तो क्या करेगा? भागा भागा मैनेजमेंट के पास आएगा। ये फेज ध्यान में रखना आपने, इस फेज से बाहर नहीं होना। सारा कंसेप्ट इसी चीज में है कि आप ये ध्यान में रखें कि ये ऑडिट रिपोर्ट साइन कर चुके हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुई। ये ध्यान में रखना है आपने टाइम पीरियड को। मैनेजमेंट से कहेगा क्या प्लान है, सब्सिक्वेंट इवेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या प्लान है, आप क्या क्या ख्याल, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। या तो मैनेजमेंट एग्री करेगी, या मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंट करने पे एग्री नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंट होनी चाहिए ना, यानी उसमें ये सब्सिक्वेंट इवेंट इंक्लूड होना चाहिए। मेंट होने का मतलब क्या? सब्सिक्वेंट इवेंट इंक्लूड होना चाहिए। इसमें अगर बेहतरीन आइडियल सिचुएशन क्या है कि मैनेजमेंट एग्री कर जाए कि हाँ जी, ये सब्सिक्वेंट इवेंट हमारे में भी आया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए, आइए इसको इंक्लूड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंट करते हैं, मतलब इस सब्सिक्वेंट इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर मैनेजमेंट कहे कि हाँ हमने इंक्लूड करना है, तो क्या होगा? स्टेप नंबर 1, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस इवेंट को इंक्लूड करेगी। ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि अमेंडमेंट ठीक है कि नहीं, यानी जो भी इंक्लूड किया ठीक इंक्लूड किया कि नहीं, ऑडिटर चेक कर लेगा। और फिर ऑडिटर क्या करेगा? न्यू रिपोर्ट देगा। स्टैंडर्ड ने एक और ऑप्शन दिया, अमेंडेड रिपोर्ट, वो पुरानी ऑप्शन, अमेंडेड भी लिख सकते हैं, लेकिन फोकस अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है, ऑडिटर न्यू रिपोर्ट देगा। उस न्यू रिपोर्ट में डेट कौन सी होगी? अपडेटेड, यानी कौन सी वाली डेट होगी? जैसे इवेंट हुआ 4 तारीख को रिपोर्ट दे दी थी, 6 तारीख को सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए। तो अब जो डेट होगी वो 4 की बजाय कौन सी होगी? 6। याद रखिए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेंट हुई ना, तो ऑडिट रिपोर्ट भी मेंट होनी चाहिए। कॉमन सेंस, या नहीं देते, या उसी को ऊपर डेट को चेंज कर ले। पुराने जमाने में जब कंप्यूटर इतना नहीं होता था, तो उधर ही कांटा छांटी कर लिया करते थे, वो मेंडेड कहलाता था। अब तो आपको दोबारा प्रिंट निकालना बहुत ही आसान है, तो न्यू रिपोर्ट दे दे। उस न्यू रिपोर्ट के ऊपर अब $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंट होनी चाहिए? ये क्वेश्चन, ये बैकग्राउंड है। मेंट होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट भी मेंट होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट में और कुछ भी नहीं ना, तो एक चीज चेंज होगी कम से कम, वो क्या? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वो कौन सी वाली होगी? 6 वाली, यानी नई वाली। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, जैसे ही ऑडिटर ने 4 तारीख को काट के 6 दिसंबर लिखा, उसे हार्ट अटैक होने लगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी बढ़ के 6 तक होगी। अब उसे बाय डेफिनेशन, चूंकि एक्टिव रिव्यू की रिस्पांसिबिलिटी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक है, तो ये वाले प्रोसीजर जो उसने 4 दिसंबर तक किए थे, अब 6 दिसंबर तक भी करने पड़ेंगे, 2 दिन के मजीद। काम तो थोड़ा ही है, लेकिन काम तो काम है, बिला वजह करना पड़े तो हार्ट अटैक तो होता ही है। एक्सटेंड रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, ये लाइन समझ आ गई? अभी हार्ट अटैक का इलाज करना आपने, डॉक्टर नहीं आप, लेकिन करना आपने। इसकी तरफ थोड़ी देर में आते हैं, इसका इलाज दरियाफ्त हुआ है, लेकिन क्या है उसकी तरफ अभी थोड़ी देर में आते हैं। पहले दूसरी ऑप्शन ये समझ ली हमने, अगर मैनेजमेंट कहती है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करना, फिर क्या होगा? मैनेजमेंट कहे, हम कहेंगे अच्छा अगर हमारी ऑडिट रिपोर्ट फर्ज कीजिए साइन कर दी थी हमने, लेकिन हमारे पास ही है, तो हम ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को नहीं देंगे, उसे फाड़ के फेंक देंगे और हम कहेंगे कोई रिपोर्ट नहीं, भाग जाओ, मॉडिफाई कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने अपने जूनियर को काम दिया हो
ठीक है, जाओ ये क्लाइंट को दे आओ लेटर, और बाद में पता चले हो यार वो लेटर तो देना ही नहीं था, है? तो जूनियर को फोन करके कहते हैं हाँ भाई लेटर पहुंचा दिया, वो कहता है सर पहले कभी टाइम पे काम किया मैंने, नहीं किया, ये भी नहीं किया। आप कहेंगे पहली दफा अच्छा किया, अब लेटर वापस, वैसा हो सकता है कि नहीं? अगर तो क्लाइंट के पास पहुंच गया है ना, फिर तो और एक्शन होगा आपका, फिर तो क्लाइंट से वापस मांगेंगे। क्लाइंट नहीं देगा तो हम शेयर होल्डर को कह देंगे भैया इस लेटर पे एतबार ना करना। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन कर दी लेकिन आपके पास ही है, अगर तो ऐसी बात है तो आप क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर देंगे। एग्री मॉडिफाई क्यों करेंगे? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, मिसस्टेटेड है। मिसस्टेटेड क्यों है? क्योंकि उनमें सब्सिक्वेंट इवेंट जो आना चाहिए था नहीं आ रहा। ये पॉइंट समझ आया कि अगर रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की ना, मॉडिफाई कर। लेकिन अगर दे चुके हैं रिपोर्ट, फिर मैनेजमेंट से कहेंगे ए मैनेजमेंट रिपोर्ट हम आपको दे चुके हैं, उसके बाद हमें पता चला है सब्सिक्वेंट इवेंट है, इंक्लूड होना चाहिए था, तुमने ना कर दिया। ना कर दिया तो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी गलत। अब हम चूंकि ऑडिट रिपोर्ट तुम्हें दे चुके हैं तो तुम ऐसा करो, हमारी सही ऑडिट रिपोर्ट अपनी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इशू ना करना। हमारी ऑडिट रिपोर्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इशू मत करना, ठीक है? और स्टिल अगर मैनेजमेंट इशू कर दे फिर क्या होगा? फिर लीगल एक्शन लेंगे। और लीगल एक्शन क्या होगा? डिपेंड करता है लीगल एडवाइस पे। कुछ कुछ समझ आई? अब मेरे कहने पे 1 मिनट की छोटी सी ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है? आप इस वाले हिस्से को, बल्कि ये भी बढ़ा देता हूं, उसके बाद आपको ब्रेक देता हूं आगे चलने से पहले, क्योंकि वो सारा रिपीट है इसका। यहां भी आपको पता है हार्ट अटैक होने लगा था हमें एज ऑडिटर, किस वजह से? एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने कहा आईफैक्ट से कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस केस में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। क्या हो जाए? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाए। उसने कहा हाँ, लेकिन शर्त यह है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमेंडमेंट करे ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। नहीं समझ आई? जब मैं जूनियर था ना तो कुछ चीजों की हमें समझ नहीं आती थी। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, फर्ज कीजिए 25 सफ़ों की, फर्ज की छोटी सी, उसमें एक सफ़े के ऊपर टेबल के ऊपर चेंज किया है कुछ, सफ़ा पेज नंबर 22, मैनेजर कहता था सारे पेजेस का दोबारा रिव्यू करो दूसरे ड्राफ्ट, प्रीवियस ड्राफ्ट के साथ। मैं परेशान होता था उस वक्त कि चेंज किया 22 पे और मैनेजर कह रहा है सारे पेजेस का दोबारा रिव्यू करो, चक्कर क्या है? मुझे उस वक्त लगता था गलत करता है मैनेजर, अब मुझे लगता है सही करता है। बोले क्यों? क्योंकि समटाइम ऐसा होता है एक चेंज की वजह से दूसरी जगह पे इफेक्ट आ रहा होता है। इस तरह मुझे बताइए, क्या ये मैनेजमेंट की जो अप्रूवल होती है ना, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल, वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि डेटर का सब्सिक्वेंट इवेंट था, उसमें एडजस्टमेंट करते करते मैनेजमेंट इन्वेंटरी पे भी हाथ फेर दे? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसीलिए जनरल रूल ये है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल होगी तो वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल होती है ओवरऑल। हमारे भी प्रोसीजर ओवरऑल होते हैं। लेकिन अगर कहीं लॉ ने इजाजत दे दी रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट की, प्रोहिबिट नहीं किया, इसका मतलब है इजाजत दे दी, लिखा होगा नोट्स में, लिखा हुआ है इफ लॉ डज नॉट प्रोहिबिट, मैं पॉजिटिव लैंग्वेज यूज कर रहा हूं नेगेटिव की बजाय, डज नॉट प्रोहिबिट को मैं क्या कह रहा हूं? अलाउ। कंसेप्ट एक ही है। अगर लोकल लॉ अलाउ करते हैं मैनेजमेंट को, ए मैनेजमेंट तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की री अप्रूवल कर सकते हो, लेकिन एक एरिया की भी कर सकते हो। किसकी अप्रूवल? सिर्फ एक एरिया। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट क्या है? सिर्फ एक एरिया। इसका मतलब है बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रीज हो जाएंगी, अमेंडमेंट और अप्रूवल सिर्फ उस एक एरिया की होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी सिर्फ उस एरिया तक अमेंडमेंट। ऐसा ही है। आईफैक्ट ये कहता है भाई सुन लो, अगर तो लोकल लॉज डज नॉट प्रोहिबिट यानी अलाउ करते हैं रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट को, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? कि मैनेजमेंट अमेंडमेंट करेगी रिस्ट्रिक्टेड और आपके जो प्रोसीजर हैं वो भी हो गए रिस्ट्रिक्टेड, यानी आपको ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने की अब जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ जो इवेंट आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है ना, उसी के प्रोसीजर परफॉर्म करो। ये रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट समझ आई कि नहीं आई? समझ आई? तो अगर तो रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट की इजाजत है, अगर रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट की इजाजत नहीं है, प्रोहिबिट का मतलब इजाजत नहीं है, तो फिर तो आपने भैया सारे प्रोसीजर एक्सटेंड करने पड़ेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते मुझे। लेकिन अगर लॉ डज नॉट प्रोहिबिट, डज नॉट प्रोहिबिट का मतलब क्या है? इज इक्वल टू अलाउ। अगर लॉ मैनेजमेंट को अलाउ करता है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट कर लो, तो अब इस सूरत में क्या होगा? इवेंट आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन अब की बार ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इधर तो होगा, ये इधर अप्लाई नहीं, बल्कि इसकी जगह क्या किया जाएगा? ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को
रिस्ट्रिक्ट कर देगा। यानी ऑडिटर कहेगा मैंने सिर्फ इस वाले सब्सिक्वेंट इवेंट को देखा है 6 तारीख वाले को, बाकी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके सब्सिक्वेंट इवेंट को 4 तारीख तक देखा है। समझ रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड का मतलब? बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ कुछ समझ आ रहा होगा आपको। बताइए रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट ऑडिटर के लिए गुड न्यूज है बैड न्यूज है? गुड न्यूज है। ठीक है, इस रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट के 2 तरीके हैं। नंबर 1 डुअल डेटिंग, नंबर 2 एमसीएफ मैटर या अदर मैटर में बता दो। अदर मैटर मुझे ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगती है क्योंकि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी अदर मैटर में आया करते हैं, सही है ना? ठीक है, तो ऑडिटर अगर लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट को लॉ करता है तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी और अप्रूवल देगी, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या? सिर्फ डेटर्स की अप्रूवल देगी। और ऑडिटर भी जब रिपोर्ट में डेट लिखेगा तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। कैसे? डुअल डेटिंग के जरिए से या एमसीएफ मैटर। इसका क्या मतलब हुआ? डुअल डेटिंग का मतलब यह हुआ ऑडिटर ये लिखेगा डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज 4 दिसंबर एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फॉर विच डेट इज 6 दिसंबर। अब बताइए, अब क्या उसे अपने सारे प्रोसीजर 6 तक एक्सटेंड करने पड़े? क्योंकि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो 4 ही रखी है उसने, सिर्फ जिसमें हुआ था ना सब्सिक्वेंट इवेंट वाला उसकी उसने बढ़ा के 6 कर दी। यह है डुअल डेटिंग। ऐसा भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि डेट 4 ही रखें, ये जो आ गया ना कि 6 तारीख, लेटर के केस में 6 तारीख है, इसको आप डेट की बजाय एमसीएफ मैटर या अदर मैटर में ऐड कर दें। एमसीएफ इस सब्सिक्वेंट इवेंट का एमसीएफ मैटर भी तो दे रहे हैं ना, इस सब्सिक्वेंट इवेंट एमसीएफ मैटर भी दे रहे हैं ना, उसके साथ ही ये डेट लिख लें इसकी भी। यानी डेट आप जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांसिबिलिटी वाली चीज है वो आप डेट के साथ भी लिख सकते हैं और एमसीएफ मैटर पैराग्राफ के साथ भी लिख सकते हैं, मर्जी है। ठीक है, डेट के साथ वैसे ज्यादा बेहतर डेट के साथ मुझे लगता है, मुझे पसंद है डेट के साथ ही है, लेकिन वो कहता है चूंकि सब्सिक्वेंट इवेंट भी उसी चीज से रिलेटेड है तो डेट को सिंगल रखे, आप रिस्ट्रिक्शन एमसीएफ मैटर में भी बता सकते हैं। भाई रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई। आपने क्या करना है, अब आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आपने ये सेकंड वाला पॉइंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पास कीजिए, इसको अच्छे तरीके से समझ ले। वो कॉपी पेस्ट है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। आपके पास 3 मिनट है, तसल्ली से पढ़ लें, एक एक लफ्ज समझ आना चाहिए, खास तौर पे रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट का। ठीक है जी, बस इसमें और कोई इस स्टैंडर्ड में 560 में और कोई चीज टेक्निकल नहीं रह गई अगर आप रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट वाला पॉइंट समझ लेते हैं। जी पॉज कीजिएगा। जी उम्मीद है रीडिंग आपने कर ली होगी। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। डुअल डेटिंग एक ही जगह पे लिखी होगी, वो जो आप नीचे डेट लिखते हैं ना उसके साथ सिर्फ एक्सटेंशन थोड़ी सी आ जाएगी, एक्सेप्ट फॉर दिस डेट। हाँ जी, क्योंकि असल में हमने बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट कुछ और रखनी है और जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ 6 तारीख को उसकी डेट कुछ और रखनी है। ठीक है, वरना दूसरा तरीका तो यह है कि सबकी डेट बाद वाली रख लें पूरी फाइनेंस, उसमें हमारा मसला है, उसमें हाँ जी हमारी रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंड हो जाएगी, हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें ये रिस्ट्रिक्शन तभी कर सकते हैं, ये डिपेंड करती है, कंटीजेंट है लॉ के ऊपर, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको ये डुअल डेटिंग वाली ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले लीगल रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं इशू आइडेंटिफाइड आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा हिस्सा। यानी ये सब्सिक्वेंट इवेंट पहले हो चुका था, आइडेंटिफाई बाद में हो, या हो सकता है कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद सामने आ जाए। अगर कोई मिस स्टेटमेंट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद सामने आई है, तो क्या करना चाहिए हमें? फाइनेंशियल स्टेटमेट सेम ईयर में ही अगर सामने आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रीइश्यू करना चाहिए कि नहीं? कि हम कहें नहीं अगले साल जाके कंपैरेटिव को रीस्टेट कर देंगे, क्या करना चाहिए? अगर तो सेम ईयर में ही सामने आ गई है ना, तो फिर री इशू बेहतर है, और अगर अगले साल की ऑडिट में सामने आई है फिर रीस्टेट बेहतर है। ये सूल सामने जेब में रखिएगा। अगर नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इमिनेंट हो, जल्दी इशू होने वाली हो, इमीडिएटली इशू होने वाली हो नेक्स्ट ईयर की, तो फिर री इशू बेहतर ऑप्शन नहीं है, रीस्टेट बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई है, 2-4 महीने गुजरे हैं, अभी अगला साल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 7-8 महीने बाकी हैं, फिर रीस्टेट वाली ऑप्शन बेहतर नहीं, फिर कौन सी ऑप्शन बेहतर है? री इशू वाली। तो यहां पे फर्ज कीजिए सेम ईयर की ही हमने 3 महीने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई, पता चल गया हमें यार वो तो गड़बड़ थी, उसमें कोई सब्सिक्वेंट इवेंट रह गया या कोई मसला मसाइल सामने आ गया, क्या करें? सेम वही अप्रोच, ऑडिटर भागा जाएगा किसके पास? मैनेजमेंट के पास। क्या बोलेगा जाके? करो। या तो मैनेजमेंट एग्री करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कमेंट करने में, या क्या होगा? मैनेजमेंट नहीं करेगी। पहले क्या पढ़े? अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करती है तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी, ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा अमेंडमेंट पे, न्यू ऑडिट रिपोर्ट देगा जिसमें एमसीएफ मैटर तो आएगा ही। किस वजह से? सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से, या फाइनेंशियल में दोबारा रीइश्यू क्यों हो रही है इस वजह से। साथ ही साथ एक चीज और लाजमी होगी, क्या? अपडेट। अब रिपोर्ट की डेट क्या होगी? वही पुरानी वाली जो पहले इशू की थी कि नई वाली?
नई वाली आएगी साथ ही ऑडिटर को हार्ट अटैक। क्यों? एक्टिव रिस्पॉन्स। लेकिन फिर वही हेल्पिंग हैंड आ गया आईफैक की तरफ से, क्या? हाँ, रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। अगर लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा ना, प्रोहिबिट नहीं कर रहा मतलब अलाउ कर रहा है, तो मैनेजमेंट करेगी रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। और ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिस्ट्रिक्ट करेगा? या डुअल डेटिंग के जरिए से, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्ट्रिक्शन डुअल डेट के जरिए बता देगा, या वो एमसीओ मैटर या अदर मैटर में बता देगा। चाहे तो एमसीओ मैटर में जहां पे सब्सिक्वेंट इवेंट को डिस्कस कर रहे हो उसके साथ ही उसकी डेट भी डिस्कस कर दो, एमसीओ मैटर में भी कर सकते हैं। चाहे तो अदर मैटर में अलग से बता दो कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। वही कंसेप्ट है, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करती, मैनेजमेंट कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं करना, तो कहता है पहले देख लो कि अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करीब इशू होने वाली है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है मैनेजमेंट की रिफ्यूजल वैलिड हो। वो कहे सर 2 महीने बाद जो है नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होनी है, उसी में रीस्टेट कर लीजिएगा ना। अभी दोबारा पहले हम वो चलाएंगे, पिछले वाली दोबारा इशू करेंगे, फिर अगले वाली आएंगे, बार बार हमारे लिए काम डबल हो जाएगा। असल मकसद तो यही है ना, यूजर्स को बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है जो हमने इशू की है। तो अब चूंकि अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के करीब है, तो अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीस्टेट करवा दो, तो ठीक है। ये वैलिड जस्टिफिकेशन है, ये आपने मान लेनी है बात, इस पे मैनेजमेंट से झगड़ा नहीं करना, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर अगली फाइनेंशियल में 7-8 महीने बाद इशू होगी, हम कहेंगे भैया अभी इशू करो, नहीं करते तो हम तो फिर बताने लगे हैं डायरेक्ट, हम शेयर होल्डर के साथ डायरेक्ट होने लगे हैं। ऑडिटर क्या बोलेगा मैनेजमेंट को? हम शेयर होल्डर के साथ डायरेक्ट क्यों होने लगे हैं? ताकि उनको बता दें आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है। लेकिन डायरेक्ट होने से पहले लॉयर से एडवाइस ले लेनी है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हमेशा लॉयर से एडवाइस ले लेनी चाहिए, ठीक है। आपके मोबाइल में 2-3 लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में 2-3 लोगों के नंबर, मोबाइल नंबर हमेशा होने चाहिए। एक लॉयर का, एक टैक्स कंसल्टेंट का, और एक किसी मुफ्ती का, ठीक है, ताकि पता चलता रहे भैया ये काम हम करने जा रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत है कि नहीं है, ठीक है। और अकलमंद किस्म का मुफ्ती, वो नहीं वो जो माँ की तरह होता है। कुछ मुफ्ती होते हैं माँ की तरह, क्या होता है, जो भी चीज उनसे पूछे ना हट के कहते हैं नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं। बहरहाल चले, तो ये मामला जो होते हैं ना, जो हटके होते हैं, ये पूछ के जो उस फील्ड के माहिर होते हैं ना, उनसे पूछ के करने चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि वो जहां पे थोड़ी हटके सिचुएशन आ जाती है, वहां पे क्या कहता है, लीगल एडवाइस ले लो, लीगल एडवाइस ले लो। तो ये भी आपने जब शेयर होल्डर्स को अप्रोच करने की कोशिश करनी है, लीगल एडवाइस लेनी है और उसके मुताबिक स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये समझ आ गया आपको 3। अब आपने क्या करना है, इसको रीड कर लीजिए, बाकी का ये थर्ड ये तो रिपीट है। तब तक मैं आपका क्वेश्चन सेटअप करता हूं, 1 मिनट लगेगा इंशाल्लाह सिर्फ। जी पॉज कीजिएगा। चलिए जी, जो कुछ आपने पढ़ा है उसके इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। क्वेश्चन अपने सामने रखिए, कुछ चीजें हम नोट करते रहिए। स्टार्ट करें डिस्कशन। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखिए, बात का पुराने क्वेश्चन भी मैं सिलेक्ट करता हूं, लेकिन सिलेक्ट करता हूं देखभाल के, यानी में कुछ कंसेप्ट होता है सीखने वाला। रिक्वायर कह रहा है, व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट कंसीडरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब कभी भी स्टैंडर्ड का रेफरेंस रिक्वायरमेंट में नहीं देगा, रिसेंटली, पहले दे दिया करता था, किसी सवाल में अब नहीं देगा। एक रीजन ये है कि आपको ये बताना नहीं चाह रहा वो कि कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करें, और दूसरी रीजन ये होती है कि बाज़ वक़्त मल्टीपल इश्यूज होते हैं, तो ये नहीं कहेगा ऐसे 560 या 570 में नहीं, स्टैंडर्ड का रेफरेंस आपने, ये आपके लिए गुड थिंग थी, हेल्प हिंट दिया था उसने। रिक्वायर्ड सब्सिक्वेंट एज्यूमिंग दैट द मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू रिवाइज एंड रीपब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द ऑडिट रिपोर्ट देयर ओन। मैनेजमेंट एग्री नहीं करती, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमने अपने सोल्यूशन में वो जो इफ मैनेजमेंट एग्रीज वाली बात है ना, वो कहीं नहीं लिखनी, क्योंकि रिक्वायरमेंट में बता दिया उसने कि मैनेजमेंट डज नॉट एग्री। अब हमारे लिए सबसे अहम डिसीजन ये होगा कि ये हमारा फेज 1 है, फेज 2 है कि फेज 3 है, ABC, ये डिसाइड करना हमारे लिए सबसे। अब आप डिसाइड करेंगे। कह रहा है आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ DEF लीजिंग कंपनी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड December 31st have been published, you being the statutory auditor of the company became aware of the fact that the company had recorded a total of 3 fake leases which were material in nature in its financial statements for that year। अहम क्वेश्चन ये नहीं है कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, ये तो पता चल गया आपको, ये रैंक के बाद सामने है। अहम चीज ये नहीं है एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, अहम चीज क्या है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चला। बताइए कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ये रैंक के बाद ऑडिट रिपोर्ट से पहले पता चला? हाथ उठाए। कितने स्टूडेंट का ख्याल है ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले पता चला? कितनों का ख्याल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद पता चला? शाबाश। लफ्ज पब्लिश यूज किया उसने इशू की बजाय, लेकिन इशू और पब्लिश का मतलब एक ही होता है, ठीक। पब्लिश वाली बात लिखेंगे, सारी लिख देंगे इफ मैनेजमेंट एग्रीज और इफ मैनेजमेंट नॉट एग्रीज, सिर्फ नॉट एग्री वाली, वही लीगल एडवाइस वाली। लेकिन पहले मैनेजमेंट को क्या करना है, कहना है कि वो यूजर्स को बताए, खुद बताए कि यूजर्स अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट की बेस में डिसीजन मेकिंग ना करें क्योंकि ये गलत है। और अगर मैनेजमेंट नहीं बताती खुद, फिर हम एज ऑडिटर लॉयर से लीगल एडवाइस लेके फिर बताएंगे। क्लियर? मार्क्स के ऊपर नहीं जाना, आपने कंसेप्ट के ऊपर जाना है। क्या कंसेप्ट क्लियर होगा? पुराने जमाने में हो सकता है कुछ और चीजें भी होती हूँ, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? आगे चलते हैं।
मार्क्स को इग्नोर कर देना, सोचना भी नहीं आपने मार्क्स के बारे में, बार बार कह रहा हूं। इसमें आपने बता दिया सब्सिक्वेंट इवेंट का टॉपिक था। कैसे पता चला सब्सिक्वेंट? अगर ये नीचे नंबर ना लिखा होता फिर कैसे पता चलता कि सब्सिक्वेंट इवेंट है? पब्लिश होने के बाद। ऑफ कोर्स पब्लिश होने के बाद जो चीज है वो ईयर एंड के बाद ही, ठीक है। फिर आपने फेज डिसाइड किया। फेज के बाद ये देखा मैनेजमेंट एग्री वाला लिखना है, नॉट एग्री वाला लिखना है कि दोनों लिखने हैं। ये तरतीब ज़हन में रखिएगा। एग्जाम केस स्टडी में स्टेप नंबर 1 देखना है सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं। स्टेप नंबर 2 देखना है फेज कौन सा है। स्टेप नंबर 3 देखना है मैनेजमेंट एग्री वाला लिखना है, मैनेजमेंट नॉट एग्री वाला लिखना है कि दोनों लिखने हैं। जब क्वेश्चन साइलेंट हो दोनों लिखने हैं, जब स्पेसिफाई कर दे तो सिर्फ वही चीज लिखनी है, ठीक है। आप नोट कीजिए, इस सारे मैंने आपको सब्सिक्वेंट इवेंट की केस स्टडी सॉल्व करने का जो तरीका बताया है, इसमें मैंने फोकस आपको इस चीज के ऊपर करवाया है, सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं, कौन सा फेज है, और फिर उसमें लिखना क्या है। मैंने एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग के ऊपर आपको हाईलाइट नहीं करवाया ये, ठीक है। वो जब आप लिख रहे होंगे ना, उसमें सिर्फ आपने एक लाइन लिखनी है कि ये इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है और किस वजह से, बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड या कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट, ठीक है। वो सिर्फ एक लाइन आएगी। ये बात समझ गए कि कैसे केस स्टडी सॉल्व करनी है? बताइए कैसे करनी है मेरा भाई। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? देखना है सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं। स्टेप नंबर 2 फेज कौन सा। स्टेप नंबर 3 मैनेजमेंट एग्री नॉट एग्री है बोथ। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये दूसरा और आखिरी क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ट्रिकी है ये। डिस्कस द फैक्टर्स दैट द राइटर शुड कंसीडर विद रेफरेंस टू द अबव। बताइए ऊपर वाली जो केस स्टडीज में कौन कौन से मसले हैं, डिस्कस करो कौन कौन से मसले हैं। डिस्कस द फैक्टर, अच्छा, एंड स्पेसिफाई स्टेप्स दैट ही शुड टेक अंडर ईच ऑफ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। बताइए उसे क्या एक्शन लेना चाहिए इन सर्कमस्टेंसेस में। नंबर 1, द मैनेजमेंट एंड दो चाबी गवर्नेंस आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इफेक्ट ऑफ अबव इवेंट। और दूसरा, द मैनेजमेंट एंड दो चाबी गवर्नेंस आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इफेक्ट ऑफ अबव इवेंट। ये वही रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट वाला कंसेप्ट पूछ लिया। कौन सा कंसेप्ट पूछ लिया? रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। कौन सा वाला कंसेप्ट पूछ लिया? रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट वाला कंसेप्ट पूछ लिया। पहले वाले में क्या कह रहा है? रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट लाउड या नॉट लाउड? प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड। और दूसरे वाले में नॉट प्रोहिबिटेड मतलब अलाउड, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं कि वो उसने हमें कौन सा सिचुएशन दी है। कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बिड गैस लिमिटेड वाज क्वालिफाइड ऑन अकाउंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ मार्कअप ऑन डिलेड पेमेंट from Salim Enterprises Limited amounting to rupees 2.7 billion because at the time of signing of audit report SCL had not acknowledged its liability towards markup due to BGL and the matter was pending in the court। कोई 2.7 बिलियन उन्होंने वसूल करना था जो कि लिटिगेशन में था। तो लिटिगेशन में था, इधर इसने रिकॉर्ड कर लिया था होगा हमारे क्लाइंट ने, दूसरी पार्टी ने कहा था मैंने पैसे नहीं देने। यही केस बन रहा है, यही केस बन रहा है ना। हमारा क्लाइंट BGL है, SCL BGL ने 2.7 बिलियन रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था, लेकिन SCL ने बोला था मैंने नहीं देना। यही केस बन रहा है। After issuance of financial statements, the matter was decided by the court and SCL was ordered to settle the markup by paying rupees 1.5 billion. After the court's decision, BGL had filed an appeal against the order for the remaining amount of rupees 1.2 billion and the management has requested the auditor to remove the qualification and issue a revised audit report. 2.7 केस को समझ ले पहले अच्छे से। 2.7 बिलियन हमारे क्लाइंट का रिसीवेबल था, जिसने पैसे देने थे उसने कहा मैंने तो कोई नहीं देना। केस चला, कोर्ट ने फैसला किया 1.5 बिलियन अदा हो। इसका मतलब 1.5 बिलियन हो गया, ओके, रिसीवेबल, गुड रिसीवेबल हो गया ना, गुड का फैसला। लेकिन 1.2 बिलियन अभी भी डाउटफुल है। उसका केस उन्होंने आगे अपील में लगा दिया। अच्छा, the management has also informed the auditor that subsequent to the court's decision it has decided to revise the financial statement by making a 25% provision against the remaining amount of markup। अब BGL ने क्या कहा, सर जिस वक्त आपने पहले रिपोर्ट दी ना पिछले महीने, उसमें केस का भी फैसला नहीं हुआ था, केस चल रहा था। तो उस बेस पे हमने रिकॉर्ड किया था, आपने कहा ये सही रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि केस चल रहा है अदालत में, पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं, ओपिनियन क्वालिफाइड इशू कर दिया। अब देखिए महीने बाद अदालत का फैसला आ गया ना, हमारी फेवर में आया किसी हद तक। 1.7 बिलियन पे तो आप एग्री कर, पहले 2.7 बिलियन पे आप कहते थे ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अब देखें फैसला आ गया 1.5 बिलियन, ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। और बाकी जो है 1.2, इसमें 25% की प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाकी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब सिचुएशन हमारी फेवर में है। कहानी समझ गए आप? मेरा पहला सवाल, क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं है? अच्छा, मेरा ख्याल वैसे इसमें यह है कि सब्सिक्वेंट इवेंट है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू रिक्वायर्ड नहीं था, रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि फैसला आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से, देखिए ईयर एंड के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले पहले फैसला आया होता ना, वो 100% कंफर्म एडजस्टिंग इवेंट होता, 100% कंफर्म। लेकिन ये फैसला आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको इंक्लूड होना रिक्वायर्ड नहीं था।
लेकिन मैनेजमेंट ने अगर डिसीजन कर लिया कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को री इशू करना है, क्या हम एज ऑडिटर उसको रोक सकते हैं? हम कहेंगे ठीक है, करना है तो कर दो। मैनेजमेंट अब इसको दोबारा री इशू करना चाहती है। आपने ये कुछ स्टूडेंट के जहन में ये आता है पॉइंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद जो भी मसले मसाइल है ना, जो फैसले आए हैं, इस तरह तो हर रोज कोई ना कोई केस का फैसला आता रहेगा, तो नहीं होना चाहिए। कंसेप्चुअली वो ठीक कह रही है, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट ने डिसीजन कर लिया है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को री इशू करना है, हम उसको रोकेंगे नहीं। हम कहेंगे ठीक है, जरूरत नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा री इशू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे याद है मैट्रिक में पेपर देते थे ना हम, वो इंटरमीडिएट में, तो उसमें एक ऑप्शन होती थी कि आप चाहे पास भी है ना किसी पेपर में, इंप्रूव करने के लिए दोबारा पेपर देना चाहते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन पेपर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नहीं था, मैनेजमेंट अपने मार्क्स ज्यादा करने के लिए फाइनेंशियल में री इशू करना चाहिए, ठीक है कर दे। अब क्या करना है हमने, बताइए ये केस कौन से वाला आएगा भला? ए से बी के दरमियान में, बी और सी के दरमियान में, कि सी के बाद वाला? सी के बाद वाला, ठीक है। क्या सी के बाद वाले में रिस्ट्रिक्टेड मैनेजमेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है? हाँ जी, बी और सी में भी होता है, सी के बाद में। अब आप क्या करेंगे अगर मैनेजमेंट, अच्छा इसमें याद रखिए इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। एक तो यह है कि 560 के मुताबिक क्या कुछ करना है, एक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लिखने हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर किस चीज के लिखने हैं? इस लिटिगेशन के, इसके कोर्ट केस को पढ़ेंगे, रिकवरी देखेंगे कितनी अब हो सकती है, लेटेस्ट जो अब अपील फाइल की है उसका स्टेटस लॉयर से ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट इवेंट स्पेसिफिक आइडेंटिफाई हुआ होता है उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर केस स्टडी में लिखने होते हैं कि नहीं लिखे होते? ये असूल है, मेरे अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो समझते हैं इस क्वेश्चन में सिर्फ 560 के ही स्टेप्स लिखने हैं। 560 के साथ साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर के स्टेप्स भी लिखने हैं। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे पता चला सब्सटेंटिव प्रोसीजर के स्टेप्स लिखने हैं? क्योंकि वो इशू सामने है, उसने स्पेसिफिकली डिस्कस किया हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा आप बताइए, तो ये इवेंट इंटरेस्ट, ये मार्कअप वगैरह के लिटिगेशन के सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिख लेंगे? कैसे लिखेंगे? मैंने तो आपको करवाई नहीं है, मैं तो बस आपको आइडिया दे दिया कि ये प्रोसीजर लिखने हैं, कैसे पता चलेंगे? चैट जीपीटी से। कल कितने स्टूडेंट ने इसको किसी भी काम के लिए, सिर्फ ऑडिट करिए, किसी भी काम के लिए यूज किया है? बताइए कितने स्टूडेंट? एक स्टूडेंट सिर्फ। कर लें, फायदा देगा इंशाल्लाह फायदा देगा। इसको अपनी जिंदगी में ऐड कर लें, जैसे हमने फेसबुक को ऐड किया, जैसे यूट्यूब को ऐड किया ना, वैसे ही चैट जीपीटी भी ऐड कर लें। अच्छा प्रोसीजर ये हो गया। अब क्या करना है हमने, क्या करेंगे? मैनेजमेंट फाइनेंशियल कमेंट करेगी। अब ये हमने कौन सा वाला हिस्सा लिखना भला? सिर्फ ये वाला, वो लिखा था लॉ प्रोहिबिट्स अमेंडमेंट वाला, ये आपको दिखा दूं, शायद नजर आ रहा। ये इफ मैनेजमेंट अमेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लॉ प्रोहिबिट्स रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, ये, और फिर लॉ डज नॉट प्रोहिबिट, ये वाला। ये सिर्फ समझ लीजिए कि आपने सिचुएशन के लिहाज से थोड़ा सा मॉडिफाई करके यही कंसेप्ट लिखना है। ऐसा ही है ना कि प्रोजेक्टर बंद करके दिखा दूं, क्लियर हो जाएगा? बंद करके दिखा दूं। ये इफ मैनेज, देखिए आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट मेंस फाइनेंशियल, ये वाला नहीं लिखना, क्योंकि वो मैनेजमेंट तो खुद का अमेंड करेंगे। इसमें उसने पार्ट 1 में पूछा था, पार्ट 1 कौन से वाला था? लॉ प्रोहिबिट्स रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट वाला, ये, और पार्ट 2। लेकिन इसके साथ एडिशनली आपने सब स्पेसिफिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लिखने हैं लिटिगेशन, जो मार्कअप रिकॉर्ड किया उसके ऊपर। क्लियर? सॉल्यूशन देखिए वो बना हुआ है इसका, हाँ ठीक है, उसको रीड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर खुद से भी, स्टिल प्रोसीजर लिखे हो ना, उसके बावजूद भी आपने खुद से भी जीपीटी से उस प्रोसीजर को इंक्वायर करना है, ठीक है। आपको अच्छे मजीद प्रोसीजर भी ऐड होंगे और अच्छे ऐड होंगे। हाँ, इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद हुआ है, डिसीजन अगर हुआ है तो असूली तौर पे सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन से बाहर है, एग्रीड। लेकिन जब मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू करनी है, तो रिक्वायर्ड नहीं भी है, कर लो, पास हो गया बच्चा, ठीक है। दोबारा रीटाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रूव करना चाहता है तो वालिदैन कहेंगे कर लो भाई, हमें क्या है, नहीं क्या नहीं, क्या है, पास हो गया तो बस ठीक है। ये ना पहले हमारे टीचर क्या करते थे, हमें भी अब लगता है सही कहा करते थे, गारंटी इस चीज की भी नहीं है कि अब अगर हम पेपर देना, हम नहीं कह सकते हैं हम पास हो जाएंगे। सीए में ऐसे ही होता है, हो सकता है मैं और आप दोनों पेपर देने जाएं, मैं बाहर हो जाऊँ पास हो जाए, हो सकती नहीं हो सकता। टीचर हमारे क्या करते थे, मुझे लगता है ठीक करते थे। चले बहरहाल, कोई क्वेश्चन इसके वाले से? कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।